हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी बच्चों की विकास दर एक समान नहीं होती है और उनके सीखने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि जब बच्चों से एक ही काम को बार बार कराया जाएगा तो बच्चे उस कार्य में रुचि नहीं लेते हैं और फिर वो ऊबने लगते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। कोलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। हम किसी एक मेथड से सभी बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। तो शिक्षिका का वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना यह दर्शाता है कि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सीखने की तत्परता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सक्रिय भागीदारिता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारिता। शिक्षिका द्वारा अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना सीखने के सक्रिय भागीदारिता सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इस सिद्धांत में बच्चे समूहों में अपने अनुभवों को शामिल कर एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से सीखते हैं। जब बच्चे समूह में इकट्ठे होकर कोई कार्य करेंगे तो उनमें सहयोगात्मक भावना का विकास होगा। तो यहाँ पर शिक्षिका सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रोत्साहित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? विषय वस्तु में निपुणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति तथा अधिगम के अनुभव। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु में निपुणता। अच्छे शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो। अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने विषय में निपुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलने चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी,
बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो शिक्षक बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों का आकलन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह बच्चे जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं वे बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि चीज़ों को समझने के बजाय रट लेना प्रभावी अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता का पोषण करता है। मन का मानचित्र संबंधित है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मन का मानचित्र बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित है। यह संरचनावाद पर आधारित सीखने की एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीखने का सादृश्यता नियम। जब बच्चे पूर्व अनुभवों को वर्तमान अनुभवों से जोड़ना सीख लेते हैं तो इसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कहानी कथन का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्या के लिए सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो बच्चे सामान्य शारीरिक गठन वाले हों अथवा दिव्यांग या फिर विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हों, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा संस्थान नहीं है जहां अधिगम प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चे अपने घर, अपने आसपास के वातावरण, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो
ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, अलग अलग शिक्षार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में सर्वाधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि जो एग्जाम्पल बच्चों की रियल लाइफ से जुड़े होते हैं, बच्चे उसको आसानी से समझ पाते हैं और उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए प्रभावी अधिगम के लिए हमें ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हों। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए, ऐसे बच्चों को सहायता की ज़रूरत होती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे वो खुद को दूसरों से कमज़ोर समझें और उनके मन में हीन भावना पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इनका श्रेय को जाता है? स्किनर, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए उसका धैर्यवान होना और अपने कार्य के लिए दृढ़ होना सबसे आवश्यक है। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे सक्रिय हैं, तो यह एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। कृतिका के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में बात करना ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वैधता, विश्वसनीयता, प्रश्न के प्रकार, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए वह चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।